दूसरी पोजीशन आती है पॉलिटिकल बेस पर, तो लॉक एंड मिल दोनों व्यक्ति की स्वतंत्रता को एंड मीन्स कि लिबर्टी ऑफ मैन को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या करते हैं, सपोर्टिंग ऑफ द लिमिटेड स्टेट, सीमित राज्य, सीमित राज्य, क्योंकि अगर राज्य सीमित नहीं होगा तो राज्य क्या करेगा, व्यक्ति के मामलों में इंटरफेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे अब सुन लेना, सीमित स्टेट, अगर हम अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दो चीजें हम लेते हैं, एक जनरल कंडीशन और दूसरी कंडीशन है इमरजेंसी प्रोविजन। जनरल कंडीशन में स्टेट लिमिटेड है, लिमिटेड स्टेट है। अब ऐसी स्थिति में सुनना, ऐसी स्थिति में अगर स्टेट का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, राज्य का कोई भी कानून या आदेश अगर आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है, तो आप अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, आई गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन इमरजेंसी में स्टेट के पावर ज्यादा हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इमरजेंसी तब डिक्लेयर की जाती है, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस या कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ जाती है जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट के पास एक्स्ट्रा पावर चाहिए। अब स्टेट के पास एक्स्ट्रा पावर अगर जब तक नहीं रहेगा तब तक स्टेट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, इमरजेंसी प्रोविजन में स्टेट के पावर को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और आप अगर उस कंडीशन में स्टेट के वर्क से अगर आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, तब भी आप अपने फंडामेंटल राइट को लेकर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट नहीं निकाल सकते, लेकिन जनरल कंडीशन में आप रिट निकाल सकते हैं। तो यहां पर स्टेट लिमिटेड हो गया और यहां पर स्टेट क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। बस यहां पर एक पोजीशन आ गई और वह पोजीशन है 20 एंड 21, यानी मींस कि इमरजेंसी प्रोविजन में भी, ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन में भी आर्टिकल 20 एंड 21 का वायलेशन नहीं कर सकता। अब इसलिए लॉक भी और जेएस मिल भी सीमित स्टेट की बात करते हैं और कहते हैं क्यों, क्योंकि जेएस मिल भी कहता है कि विदाउट लिबर्टी देयर इज नो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द मैन, यानी व्यक्ति का आत्म विकास तभी होगा जब उसे लिबर्टी मिले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम? दोनों को हिंदी में स्वतंत्रता ही कहा जाएगा, लिबर्टी और फ्रीडम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर सिर्फ लिबर्टी अगर पॉलिटिकल टर्म्स है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम वर्ड्स का यूज क्यों किया जा रहा है? उसको वहां पर तो पॉलिटिकल वर्ड्स लिबर्टी का यूज करना चाहिए। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी एंड फ्रीडम, क्योंकि जेएस मिल की पुस्तक एसे ऑन लिबर्टी है और एसे ऑन लिबर्टी में दैट इज द यूज ऑफ लिबर्टी वर्ड्स, नॉट यूज ऑफ द फ्रीडम वर्ड्स। लिबर्टी का मतलब होता है इक्वल टू अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग, मीन्स प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव, ठीक। यानी मीन्स कहते हो ना कि मुझे लिबर्टी चाहिए, मतलब क्या चाहिए, हमारे ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दो, ठीक। तो जब हमारे ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दोगे तो मैं जो चाहूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा, ठीक। लेकिन अगर ये पोजीशन अगर सोसाइटी में स्टेबल कर ली जाती है तो सोसाइटी में एनार्किज्म आ जाएगा। एनार्किज्म
मीन्स अराजकता। अराजकता इन द सेंस आएगा क्योंकि सोसाइटी में अगर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है, पूरी रिस्ट्रिक्शन को हटा, तो समाज में समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है। और जब समाज में रहने वाले व्यक्तियों की कैपेबिलिटी अगर एक जैसी नहीं है, तो जिसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, जिसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, वह इस पोजीशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, और जिसके पास मिनिमम कैपेबिलिटी होगी वह इस सोसाइटी का या इस पोजीशन का यूज नहीं कर पाएगा। परिणाम क्या होगा कि अब लिबरलिज्म में लिबर्टी वर्ड्स यूज किया जाता है, मैन एंड हिज लिबर्टी, व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता। तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लिबर्टी हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बढ़ावा देती है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। लेकिन अगर समाज में शांति व्यवस्था को स्थापित करना है, समाज में शांति को स्टेबल करना है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। तो यहां पर होगा लिबर्टी प्लस रिस्ट्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब लिमिटेड लिबर्टी, और लिबर्टी का मतलब होता है अनलिमिटेड। अगर किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को अनलिमिटेड पोजीशन दे दी जाए, अनलिमिटेड स्थिति दे दी जाए, तो क्या होगा? एनार्किज्म की पोजीशन आ जाएगी। इसलिए सोशल एस्पेक्ट में समाज में अगर शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, समाज में सोशल एस्पेक्ट को मेंटेन करना है, समाज में शांति व्यवस्था की जरूरत है, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिबंध की जरूरत पड़ेगी, सबके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर समाज में शांति। जैसे जस्ट लाइक अगर एक क्लास में जितने भी लड़के हैं सबको हम लिबर्टी दे दें, तो सब लोग अपनी डफली बजाएगा, समझ रहे हैं? सब लोग अपनी अपनी डफली बजाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी जिससे कि टीचर पढ़ा सके? अब ऐसी कंडीशन में समाज में क्लास में शांति बनाए रखने के लिए सबके ऊपर कुछ न कुछ क्या किया जाएगा? रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। जो सबके ऊपर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, जो सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, तो सबकी स्वतंत्रता क्या होगी? असीमित ना होकर सीमित हो गई। और जब सीमित, तो यहां पर लॉक और मिल अनलिमिटेड स्टेट की लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, न कि अनलिमिटेड, यानी राज्य को सीमित किया जाए। और अगर राज्य को सीमित किया जाएगा तो राज्य का कार्य सिर्फ उस व्यवस्था को बनाए रखना है जिस व्यवस्था से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इसलिए लॉक और मिल दोनों कहते हैं कि राज्य को लिमिटेड वर्क करना चाहिए। ठीक। अब तीसरी पोजीशन है स्पेंसर, और स्पेंसर कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी मींस, हाँ, उन्हीं की थियरी है, चार्ल्स डार्विन की जो थियरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी को सोशल सब्जेक्ट में स्पेंसर यूज करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और तब कहता है कि राज्य को समाज के अपंग, लंगड़े, लूजे, कमजोर लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। लोगों को जीवित रहने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए जो नेचर से लड़ सके। जैसे उन्होंने कुत्तों के बच्चों का एग्जाम्पल दिया और कहा कि जो एग्जाम्पल उनका है, वो कहा कि कुत्ते के कई बच्चे होते हैं,
लेकिन जो उसमें कैपेबल बच्चा होता है वो पहले जाके अपने माँ का स्तनपान कर, जो नॉन कैपेबल बच्चा होता है जब तक जाता है तब तक माँ के स्तन से दूध खत्म हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो मर जाता है, खप जाता है। इसलिए स्पेंसर वैज्ञानिक आधार पर कहता है, वैज्ञानिक कि जीने का अधिकार उसे ही मिलना चाहिए जो प्रकृति से अपने आप को लड़ सके, जो प्रकृति से अपने आप को कंपटीशन कर सके। ठीक, यानी मींस कि राज्य को समाज के कमजोर लोगों की भलाई के लिए, समाज के कमजोर लोगों की भलाई के लिए राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लियर। थर्ड, सोशल एस्पेक्ट में मैकाइवर है। मैकाइवर कहता है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैशन, यानी फैशन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जिस तरीके से फैशन करना चाहता है वो फैशन करे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक। अब मैन एंड हिज लिबर्टी का जो कंसेप्ट था, मैन एंड हिज लिबर्टी की जो थियरी थी निगेटिव लिबरलिज्म से, कि व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता निगेटिव लिबरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट था, और उस बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यह इसमें डिमेरिट क्या आ जाती है कि जो नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता था, वही नकारात्मक उदारवाद अब व्यक्ति और व्यक्ति के शोषण का दर्शन बन गया। क्यों? क्योंकि लिबर्टी, अगर ये लिबर्टी को absence of controlling है, और यहां पर कैपेसिटी बेस डिवीजन बिटवीन मैन टू मैन अगर किया जाए तो ये मैन है, और इस मैन में मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी वाला व्यक्ति, इस अब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग का मतलब मैक्सिमम डेवलपमेंट इज नोन एज कैपिटलिस्ट। मिनिमम कैपेसिटी वाला मिनिमम डेवलपमेंट लेबर, एंड दैट सोसाइटी इज क्लास सोसाइटी। अब नकारात्मक निगेटिव लिबरलिज्म जो 17वीं सेंचुरी में आता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इंपैक्ट कि मैन एंड हिज लिबर्टी कन्वर्ट हो गई मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन में, यानी व्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता कन्वर्ट हो गई व्यक्ति और उसके एक्सप्लॉयटेशन में। अब इसी परिवेश में, इसी पोजीशन में कार्ल मार्क्स आ रहा है। ठीक। और जब कार्ल मार्क्स इसी परिवेश में आता है, निगेटिव लिबरलिज्म का जो इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ता है उस परिवेश में आता है, तो उदारवादियों को लगता है कि मार्क्स समाज के मेजॉरिटी लोगों का, यानी लेबर क्लास के लोगों का 70% के सपोर्ट में जो आइडियोलॉजी लेकर आ रहा है, वह आइडियोलॉजी उनका, तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निगेटिव लिबरलिज्म जो मिनिमम इंटरफेयर की बात करता है, अब वह आ गया, कन्वर्ट हो गया मैक्सिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट। और जब मैक्सिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट हो जाता है, मैक्सिमम इंटरफेयर ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट बन जाता है, तो इस सिचुएशन में, इस स्थिति में स्टेट का नेचर वेलफेयर हो जाता है। ठीक। एनिमीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट तो कर रहा है। अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर डेवलपमेंट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में डेवलपमेंट की जो पोजीशन है, डेवलपमेंट की जो स्थिति है, वह अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रही है। इससे सोसाइटी का इंपैक्ट, यही रीजन है कि 1991 के बाद जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया भारत में लागू किया गया, तो इस इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया के लागू करने से समाज में इकोनॉमिकल अनइक्वालिटी बढ़ रही है, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, और इस आर्थिक विषमताओं के बढ़ने से पोजीशन क्या हो रही है, समाज में डे बाय डे नई नई प्रॉब्लम आपको जन्म दे रही। इसलिए नकारात्मक उदारवाद, अब नकारात्मक उदारवाद
के कारण राज्य समाज में जो इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी थी, उस इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी के कारण समाज में डिफरेंट आया, असमानता आई। उस असमानता को दूर करने के लिए मार्क्स आता है, लेकिन जैसे ही मार्क्स आता है वैसे ही उदारवादी राजनीतिक विचारकों को या लिबरल पॉलिटिकल थिंकरों को लगता है कि अब उदारवाद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने मिनिमम इंटरफेयर के जगह पर मैक्सिमम इंटरफेयर की बात करने लगे, और जब मैक्सिमम इंटरफेयर की बात करने लगे तो स्टेट का नेचर वेलफेयर हो जाता है और मार्क्स के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जाता है। रीजन यही था कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्स की जो पोजीशन है, मार्क्स की पोजीशन है कि रिवॉल्यूशन हम हमेशा कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगा, पूंजीवाद में होगा। पूंजीवाद वही होगा जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में होती है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रांति यूरोप में होनी चाहिए, हुई नहीं। क्रांति उस जगह पर हो गई जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं। अब सवाल खड़ा होता है, तो यही सवाल इस प्रॉब्लम का, यानी मींस कि मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन के लिए सुटेबल जो कंडीशन है वो है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, पूंजीवादी समाज। और पूंजीवादी समाज अगर मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यूरोप में होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो यूरोप में हुआ, लेकिन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यूरोप में नहीं होता है। अब जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन यूरोप में नहीं होता है तो पोजीशन क्या है? तब यहीं पर आ जाते हैं न्यू मार्क्सिस्ट थियरी, जिसमें ग्राम्सी हैं, अल्थ्यूसर हैं, हर्बर्ट मार्क्यूजे हैं, लुकाच हैं। ये लोग, यानी ग्राम्सी का जो थॉट है, ग्राम्सी के जो विचार हैं, वह विचार यही है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रिवॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके बाद सोशलिज्म। तो यह पोजीशन तो यूरोप में है, तो यूरोप में क्रांति क्यों नहीं हुई? ये इसी को लेकर उसने अपनी पुस्तक द प्रिजन नोटबुक में थियरी ऑफ हेजीमनी देता है, प्राधान्य का सिद्धांत देता है, और प्राधान्य के सिद्धांत में वो बताता है कि क्रांति क्यों नहीं होती है। तो अब मार्क्स की ओरिजिन का पता चल गया कि मार्क्स का उदय कैसे, मार्क्सिस्ट थियरी की उदय कैसे हुई थी कि मैन एंड हिज लिबर्टी कन्वर्ट हो गई किसमें? मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक। और जब मैन एंड हिज एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो गई तो सोसाइटी चेंज हो जाती है और वो क्लास सोसाइटी बनती है। और जब क्लास सोसाइटी बनती है तो उस क्लास सोसाइटी की पोजीशन को देखकर मार्क्स अपनी विचारधारा को, मार्क्स आता है उस मजदूरों के उत्थान को लेकर। क्यों? क्योंकि एक विचार देता है मार्क्स पूंजीपतियों के लिए कि पूंजीवादी समाज में, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी लेबर डे बाय डे गरीब होता गया और पूंजीपति डे बाय डे अमीर होता गया, जिसके कारण पूंजीपति और मजदूरों के बीच का डिस्टेंस क्या होता गया? बढ़ता गया, ठीक है। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में ये स्थिति बन जाती है कि क्या पोजीशन मेंटेन किया जाए। अब इसीलिए मार्क्स कहता है कि राज्य अगर लोगों की भलाई करता है, एक कंसेप्ट भी कहा है मार्क्स कि राज्य अगर लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है तो इसका मतलब ये है कि राज्य के विरुद्ध, यानी पूंजीपतियों के विरुद्ध होने वाली क्रांति को डाइवर्ट कर रहा है। क्योंकि भलाई किसकी करेगा? अगर वेलफेयर स्टेट के माध्यम से अगर राज्य समाज के कमजोर लोगों की भलाई कर, तो क्रांति करने वाले लोग कौन है? लेबर ही है। और लेबर को वह सहायता दे रहा है राज्य, यानी मिनिमम प्राइस पर उन्हें खाद्यान्न दे रहा है, मिनिमम प्राइस पर उन्हें हेल्थ केयर दे रहा है। तो रिवोल्यूशन करने वाले तो यही लोग हैं ना, लेबर क्लास है। और लेबर क्लास को ही जब स्टेट सपोर्ट कर रहा है तो उस स्टेट के अगेंस्ट क्या लेबर क्लास रिवोल्यूशन के लिए खड़ा होगा जो स्टेट उसके डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहा है? तो इसलिए पॉजिटिव लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म मार्क्स करते हुए कहता है कि ये क्रांति से डाइवर्ट करने का एक मेथड है।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रांति यूरोप में होनी चाहिए, यूरोप में नहीं होता है। अब उसके लिए रीजन बताया जाएगा, जब उसकी थियरी आएगी, एलिनेशन थियरी आएगी, तो उसमें हम बताएंगे कि क्या रीजन था कि यूरोप में क्रांति क्यों नहीं हुई, और क्यों, क्या रीजन था कि मार्क्स अगर क्लास स्ट्रगल को रिवोल्यूशन के लिए आवश्यक मानता है, क्लास स्ट्रगल को रिवोल्यूशन के लिए उचित मानता है, तो क्लास सोसाइटी का फॉर्मेशन तो स्लेव सोसाइटी से होना शुरू हो जाता है। यानी मीन्स कि जब से एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन होता है, जब से आयरन का इन्वेंशन होता है, तब से क्लास फॉर्मेशन हो जा रहा है सोसाइटी में। यानी मीन्स स्लेव सिस्टम में भी क्लास है, मास्टर एंड स्लेव है, फ्यूडो सोसाइटी में लैंड होल्डर एंड क्या कहा जाता है कि फार्मर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो क्लास सोसाइटी तो सिविलाइजेशन की शुरुआत होने से शुरू हो जाती है। तो जब सिविलाइजेशन के शुरुआत होने से क्लास सोसाइटी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्लास फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक, तो जब ये चीजें नहीं होती हैं, तो मार्क्स की विचारधारा, जबकि खुद मार्क्स यूरोप में था, जर्मन फिलोसोफर था, जर्मनी के बाद। अब सिचुएशन क्या है मार्क्स की स्टोरी? मार्क्स के 2 बच्चे, मां और उसकी पत्नी, जर्मनी, लेकिन जर्मनी में अपने एग्रेसिव विचारों के कारण जर्मन से निकाला जाता है, प्रसा चला जाता है, प्रसा, और प्रसा से फिर वो इंग्लैंड आता है, यहां पर उसकी मित्र एंजल्स से मुलाकात होती है। मार्क्स एंजल्स है ना, और एंजल्स एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट है, बहुत बड़ा पूंजीपति है। तो मार्क्स प्रसा से अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रसा भी उसे निकाल देता है। तो उसकी जो मित्रता होती है, उस मित्रता के कारण वो ब्रिटेन आ जाता है, और ब्रिटेन जब आता है तो एंजल्स उसकी मदद करता है। अब मदद भी बहुत ज्यादा नहीं है, किसी तरह उसके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। शुरुआत में मां बीमार पड़ती है, अब मां की डेथ हो जाती है। मार्क्स टूटा नहीं है। उसके बाद मार्क्स की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद पहला बच्चा एक्सपायर होता है, तब भी नहीं टूटता है, किसी तरीके से उसका अंतिम क्रिया होती है। दूसरा, अल्टीमेटली मार्क्स तब टूटता है जब उसकी पत्नी मर जाती है, और तब कहता है अपने मित्र एंजल्स को पत्र लिखता कि जिस समाजवाद के लिए हम लड़ाई लड़, उस समाजवाद ने मुझे दिया क्या है? मेरा सब कुछ ले लिया, मैं दुनिया में अकेला हो गया। और यहीं पर उसने एलिनेशन की थियरी दी और कहा कि पूंजीवादी समाज में, सुनना, पूंजीवादी समाज की बात हो रही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूं। इस पूंजीवादी समाज में व्यक्ति प्रकृति से भी अलग होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में पैसे की बात होती है। अब पैसे में जब इंडस्ट्री में काम करता है तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दिया जाता है उसे, तो उस नेचर से भी अलग हो जाता है, उस भूमि से भी अलग हो जाता है जिस भूमि पर पैदा हुआ है। और अल्टीमेटली इस पूंजीवादी व्यवस्था को जब वो कहता है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था केवल आर्थिक दृष्टि से बुरी नहीं है, यह पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक दृष्टि के साथ साथ मानवीय दृष्टि से भी बुरी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको हटा दो। और इसी एडवांस चेंजिंग के लिए उसने रिवोल्यूशन को टूल्स लिया, क्योंकि क्रांति के माध्यम से तुरंत परिवर्तन होगा। अब कहता है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक पिता अपने पुत्र से अलग हो जाता है, एक मां अपने बेटे से अलग हो जाती है, एक व्यक्ति उस प्रकृति से अलग हो जाता है जिस प्रकृति में वह जन्म लिया है, और अल्टीमेटली वह अपनों से अलग हो जाता है।